Hi everyone, welcome in today's current affair topic. Today I am going to discuss a very important bill that is introduced in Indian Parliament जिसका नाम है एमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025 जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जैसा कि रिसेंटली यूएस ने अपने एक एग्जीक्यूटिव एक्शन में डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि जितने भी यूएस में इलीगल जो भी माइग्रेंट हैं उनके ऊपर एक सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें यहाँ से हटाया जाएगा। उसी तरह इंडिया भी अब जाके जितने भी इलीगल माइग्रेंट है इंडिया में जो कि लोग बाहर से रह रहे हैं विदाउट एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वैलिड डॉक्यूमेंट्स उनके लिए अब गवर्नमेंट बहुत ही एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रही है। और इस पूरे बिल का नाम है इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025। चलिए इस बिल के बारे में समझते हैं क्या है और हमारे कंट्री में अभी प्रेजेंट में किस तरह का लॉ है जो कि इस सारे चीजों पे दिखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो बिल है इमिग्रेशन लॉ एंड फॉरेनर बिल्स 2025 जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद राय ने इसे इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में। और इस बिल का सीधा सीधा एम यही है टू मॉडर्नाइज एंड कंसोलिडेट इंडियाज इमिग्रेशन लॉ। जो इंडिया के इमिग्रेशन लॉज हैं उसको मॉडर्नाइज करना, उसको कंसोलिडेट करना। क्योंकि देखिए हमारी कंट्री में जितने मैक्सिमम जो लॉ है जो बताते हैं इंडिया के इमिग्रेशन के ऊपर वो सारे क्या है कि प्री इंडिपेंडेंस मतलब कि ब्रिटिशर के समय में ही दे वर इंट्रोड्यूस। ओके। तो यूनियन होम मिनिस्टर स्टेट नित्यानंद राय ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में। और इस बिल का पूरा यही एम है कि जितने भी पुराने जो भी लॉ हैं, बहुत सारे पुराने लॉ हैं जो कि इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, उन सारे लॉ को कंसोलिडेट करना, एक एक लॉ बनाना और इसको और मॉडर्नाइज करना। ठीक है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये भी एम है कि टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेसेस ऑफ फॉरेनर एंटरिंग, रिसाइडिंग एंड एग्जिस्टिंग इन इंडिया। किस तरह से फॉरेनर इंडिया में आते हैं, कितने दिन तक स्टे करते हैं, उनका जाने का क्या लॉ है, क्योंकि ये सारी चीजों के लिए अलग अलग से लॉ बने हुए हैं। और इनको अब क्या करना है, कंसोलिडेट करना, एक ही लॉ बनाना है जिसमें कि इन सारी चीजों को एक पार्टिकुलर बॉडी, एक पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इस सारी चीजों को गाइड कर सके। लेकिन इस बिल का सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि इट रिप्लेस द आउटडेटेड लेजिस्लेशन एंड सिंप्लीफाई एग्जिस्टिंग लॉ। और जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है उसको सिंप्लीफाई करना। अब क्या है कि जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में तो ओपोजिशन पार्टी इसको अपोज करना शुरू कर दिए। इसके ऊपर बोलने लगे कि दिस अगर ये ऐसा कोई बिल आता है तो दिस विल बी अ वायलेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसको ये कहीं ना कहीं वायलेट करेगा। और ये यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी इस बिल को अपोज करने शुरू कर दिए। चलिए हम बात करते हैं कि अभी हमारे कंट्री में प्रेजेंट क्या लॉ है फॉर इमिग्रेशन फॉर द फॉरेनर हु वांट टू इंटर इन इंडिया। जैसे कि ये बता दें कि ये जो बिल है दिस विल बी कंसोलिडेटेड एंड मॉडर्नाइज द एग्जिस्टिंग इमिग्रेशन लॉ इन इंडिया। और 4 एग्जिस्टिंग लॉ जो है उसको रिप्लेस करेगा। कौन कौन से हैं? द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 जो कि 1920 में बना था। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939 एंड फॉरेनर एक्ट 1946। तो देखिए यहाँ पर हर एक चीज के लिए अलग अलग सा बिल बना हुआ है। पासपोर्ट के लिए अलग बिल है, रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेनर के लिए अलग बिल है, फॉरेनर एक्ट कितने दिन तक फॉरेन स्टे करेंगे, उनका कब वो यहाँ से जाएंगे, ये सारे के लिए 1946 में। और एक आया था द इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट 2000। अब ये सारे चार जो आप देख रहे हैं 4 इंपॉर्टेंट लॉ जो हैं जो प्रेजेंट थे, अब इनको क्या करेगा, रिप्लेस किया जाएगा इमिग्रेशन बिल से। ठीक है। अभी हमारे कंट्री में जो वीजा सिस्टम है वो किस तरह से इशू होता है। हमारे कंट्री में कोई फॉरेनर आता है जो क्वारंटीन का वीजा लगता है उसको दो तरीके से मतलब कह सकते हैं कि लगाया जाता है। पहला है फिजिकल और स्टिकर वीजा जो कि ग्रांटेड बाय द इंडियन मिशन और पोस्ट अब्रॉड ऑल वीजा कैटेगरीज जो कि बाहर हैं। और बाहर से कोई फॉरेनर आता है तो उनके ऊपर फिजिकल, उनके पासपोर्ट पे फिजिकल और स्ट्रिक्टर वीजा लगता है। देन इलेक्ट्रॉनिक वीजा इशू कौन करता है? ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन इशू करता है अंडर 7 कैटेगरी ऑफ नेशनल ऑफ 167 कंट्री। कितने कंट्री? 167 कंट्रीज अगर जो लोग आ रहे हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक वीजा इशू करता है वो कौन करता है? ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन करता है। देन वीजा ऑन अराइवल मीन्स जब कोई अवेलेबल होता है, जब कोई आता है इंडिया में तब उनको वीजा ऑन अराइवल दिया जाता है। इट अवेलेबल है 6 डेजिग्नेटेड एयरपोर्ट ऑफ फॉर नेशनल्स लाइक जापान। ओके, जो भी नेशनल्स जापान है, साउथ कोरिया है, यूएई, ओनली फॉर दोज हु प्रीवियसली ऑब्टेन ई वीजा और रेगुलर पेपर वीजा फॉर इंडिया। तो उनको ये दिया जाता है वीजा ऑन अराइवल। और दूसरा है रेगुलेशन ऑफ फॉरेनर। सो ये जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है यही अलोंग विद स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन ये सारे मिलकर रेगुलेशन ऑफ फॉरेनर के ऊपर जो भी लॉ है वो सारा कुछ करते हैं रिगार्डिंग देयर स्टे, मूवमेंट एंड एग्जिट फ्रॉम द फॉरेनर इन इंडिया। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतने सारे जो लॉ हैं इनको हटाकर एक पार्टिकुलर लॉ किया जाए। इतने सारे जो बॉडी है, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, सिर्फ एक काम के लिए वहां पर सिंगल बॉडी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इंडिया में अगर कोई फॉरेनर स्टे करना चाहता है
तो उसके लिए क्या प्रोविजन है। अगर कोई इंडिया में फॉरेनर लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करना, लॉन्ग टर्म वीजा चाहिए, यानी कि 180 डेज से ज्यादा अगर वो स्टे करना चाहता है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं कोई स्टूडेंट है, कोई मेडिकल पेशेंट है, कोई रिसर्चर है, एम्प्लॉयमेंट है, मिशनरी है, एंड प्रोजेक्ट पर्पज से कोई अगर फॉरेनर इंडिया में आता है और 180 डेज से ज्यादा स्टे करना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर है फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, यानी फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर विद इन 40 डेज ऑफ अराइवल। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी को 180 डेज से ज्यादा स्टे करना है तो उसे फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से अप्रूवल लेना पड़ता है विद इन 40 डेज ऑफ अराइवल। अगर हम बात करें पाकिस्तानी नेशनल, अगर कोई पाकिस्तान से आता है तो उसको विद इन 24 आवर ही उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे, फॉरेन रीजनल रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस या फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से लेना पड़ेगा। तो याद रहे, पाकिस्तानी जो नेशनल उनके लिए 24 आवर, बाकी जो फॉरेन कंट्री से अदर कंट्रीज आते हैं उनके लिए 14 डेज का दिया गया है टाइम पीरियड। अब यहाँ पर बात करें की लॉज गवर्निंग फॉरेनर, क्या क्या जो लॉ है जो गवर्नर करता है फॉरेनर्स के लिए। तो हमारा एक सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये भी काफी पुराना हो चुका है। इट रेगुलेट द इंडियन सिटीजनशिप इंक्लूडिंग एक्वाजिशन, टर्मिनेशन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा है पासपोर्ट एक्ट 1967, इट गवर्न पासपोर्ट इशुएंस, ट्रेवल डॉक्यूमेंट एंड डिपार्चर ऑफ इंडियन सिटीजन एंड अदर पर्सन। तो जो आते हैं और जाते हैं इंडिया से उनके लिए पासपोर्ट एक्ट 1967 है। देन इमिग्रेशन कैरियर लाइबिलिटी एक्ट 2000 जो कि पास हुआ था, वो है होल्ड कैरियर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग पैसेंजर इनटू इंडिया इन वायलेशन ऑफ द पासपोर्ट एक्ट। ठीक है, तो ये तीन अभी लॉ है हमारे कंट्री में जो कि काम कर रहे हैं। उसके बाद कुछ हमारी कंट्री में रेस्ट्रिक्टेड एरियाज है। ऐसा नहीं कि फॉरेनर विजिट किया तो कहीं भी जा सकता है, तो कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। जैसे कि बात करें, स्पेशल परमिट लेना पड़ेगा फॉरेनर को विजिट टू सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि आता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, खास करके नागालैंड, मणिपुर, ओके, मिजोरम, ये सब स्टेट में विजिट करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में विजिट करते हैं, तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट से एक स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। साथ में अंडमान निकोबार आइलैंड अगर आप जाते हैं, कोई फॉरेनर जाता है तो उसको स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान अगर कोई विजिट करता है तो उसे स्पेशल परमिट लेना पड़ेगा। तो इससे ये बात तो क्लियर है कि अगर कोई फॉरेनर हमारे कंट्री में आता है और उसे चाहिए इस ये इन सारी जगह पर अगर पहुंचना है तो उसे एक स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। सो फॉरेनर विजिटर डाटा अगर देखा जाए 2023 से लेकर 24 का, तो टोटल नंबर ऑफ 98 लाख, मतलब कि 9.84 मिलियन फॉरेनर विजिट किए अभी तक इंडिया में फ्रॉम अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 तक, एज पर यूनियन होम मिनिस्ट्री डाटा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर साल हमारे कंट्री में काफी ज्यादा लोग विजिट कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ लोग विजिट करते हैं, तो उनके ऊपर एक प्रॉपर लॉ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने बताया कि ये जब बिल पास हुआ तो यहाँ के ओपोजिशन, लोकसभा में ओपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं और ओपोजिशन पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं, वो मतलब कह सकते हैं उनके जो इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, वो लोग क्या किए, अब इस बिल के लिए आवाज उठाने लगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो कह रहे कि द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, दिस इज व्हाट दिस सेड बाय ओपोजिशन। सो ओपोजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाए मनीष तिवारी, ही फ्रॉम द कांग्रेस, सेड दैट बिल वायलेट द मल्टीपल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल अगर है तो ये मल्टीपल प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। He said that the bill violate the fundamental rights also, and government may use the proposed law for proposing to deny entry to those not in synchronization with the ideology of the ruling dispensation of the day। मतलब कि वो अब जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अब उन लोगों को आने नहीं देगी जो इनकी आइडियोलॉजी के बिल्कुल ही अगेंस्ट में है, तो वैसे लोगों को ये नहीं उनको नहीं लाने दिया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं सबसे एक इंपॉर्टेंट कहीं ऑब्जेक्टिव लग रहा है इस बिल का। अगर इस बिल के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उसके बारे में बात करें, तो ये बिल काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला है उन दोज पर्सन और दोज फॉरेनर हु विल वायलेट द इंडियाज लॉ एंड रेगुलेशन। इसमें स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर फेक पासपोर्ट एंड फ्रॉडुलेंट, यानी कि कोई भी फॉरेनर अगर इंडिया में पाया जाता है जिसने फेक पासपोर्ट लिया है, फ्रॉड की तरह से लिया है, तो उसे 7 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट हो सकता है। ठीक है, जो भी फेक पासपोर्ट लिया है। दूसरा है बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन इंडिविजुअल, मतलब कि जो इंडिविजुअल के ऊपर थोड़ा सा भी शक हो रहा है या डाउट हो रहा है कि वो इलीगल फॉरेनर है, तो उसे ये प्रूफ करना पड़ेगा देयर नेशनलिटी टू स्टे इन द कंट्री। अगर कंट्री में स्टे करना है तो उसे अपने नेशनलिटी को प्रूफ करना होगा। दिस बिल आल्सो गिव एम्पावर टू इमिग्रेशन ऑफिसर, जो इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो देखते हैं कि इंडिया में कौन विजिट कर रहा है, किसके ऊपर उनका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करता है, उनका क्या पर्पस है, कितने दिन के लिए स्टे करेंगे। उनको ये पावर दिया जाता है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट। ओके, विदाउट वारंट दे कैन अरेस्ट एनीवन।
ओके, दे हु विल बी फाउंड द वायलेटिंग द एंट्री रेगुलेशन। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट कैरियर आल्सो, एयरलाइन, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट कंपनी मस्ट रिमूव फॉरेनर डिनाइड इनटू इनटू द भारत। ओके, और हेवी पेनल्टीज दिया जा रहा है किसके ऊपर? ट्रांसपोर्टर के ऊपर। कैरियर ब्रिंगिंग द इंडिविजुअल विदाउट वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट विल फेस फाइन बिटवीन 2 लाख टू 5 लाख। फेलियर टू पे मे रिजल्ट सीजर और डिटेंशन ऑफ द करियर। तो अगर कोई ऐसा है जो इंडिया में किसी फॉरेनर को लेकर आता है, इलीगल को लेकर आता है, तो उससे 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का भी अब जुर्माना भरना पड़ सकता। तो ये बिल काफी इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के इमिग्रेशन लॉ के ऊपर बनाने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए ऊपर, और जो भी आउटडेटेड लॉ है उनको हटाकर एक कॉन्स्टिट्यूटेड लॉ और मॉडर्नाइज लॉ बनाएगा। आई होप इस वीडियो से आप काफी चीजों को सीख गए होंगे, समझ गए होंगे इस बिल का क्या पर्पस है, और एक एग्जाम में अच्छे आंसर भी लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।